बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट पिछला लेक्चर थोड़ा सा आपके सामने रिवाइज कर लेता हूँ। एवापोरेशन, वेपर प्रेशर पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एवापोरेशन पर जरा देख लीजिए। एवापोरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो लिक्विड होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जीज होते हैं। और ये जो एनर्जीज है ये डिफरेंट होता है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम है तो उसकी कुछ और है, तो इनकी डिफरेंट एनर्जीज होते हैं मॉलिक्यूल्स की। क्या है कि जब कोई हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर सरफेस की तरफ आ जाता है यहाँ पर, तो सरफेस पर आकर ये यार रुकता नहीं है। ये अपनी उस शोखी, अपनी उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ से क्या हो जाता है, स्केप हो जाता है। स्केप, ये सरफेस को छोड़कर यहाँ आ जाता है। इस तरह और भी मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड के सरफेस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देते हैं वेपर्स का नाम देते हैं। वेपर्स, ये इनको कहते हैं वेपर्स, गैस की शक्ल में आ गए। तो मैं इसके सामने क्या लिखता हूं? गैस। अब यहां तक तो बहुत आसान है। अब आगे क्या हमने देखा? आगे हमने ये देखा कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो गैस बन गए थे, ये वापस क्या हो जाएंगे? वापस कंडेंस होकर के, मिसाल छोटे छोटे से मॉलिक्यूल वापस एक दूसरे के साथ मिल के लिक्विड का, वापस लिक्विड बन के क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे। इस लिक्विड के अंदर वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये क्या बना? लिक्विड बना। तो आपको दो लाइनें नजर आ रही। एक लाइन जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये है वेपोराइजेशन, और दूसरा लाइन जो नीचे की तरफ आ रहा है इसका हमने नाम रखा था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। हमने ये भी देखा था कि स्टार्ट में ये जो वेपोराइजेशन है ये बहुत ज्यादा होता है। स्टार्ट में वेपर्स ज्यादा होते हैं, उसका रफ्तार ज्यादा होता है, लेकिन कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट में कम होता है। इनका रफ्तार शुरू में कम होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है एक टाइम आ जाता है कि दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। यानी अगर आप कहते हैं कि एक, दो, तीन मॉलिक्यूल्स अगर ये वेपराइज हो रहे हैं तो तीन मॉलिक्यूल वापस कंडेंस हो रहे हैं। इस स्टेज को जिसमें वेपराइजेशन कंडेंसेशन की इक्वल हो जाता है, इस स्टेज पर हमें एक प्रेशर मिल जाएगा। एक प्रेशर में मिल जाएगा, वो मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं। ये वही लिक्विड है, ये बिल्कुल वही लिक्विड है। और इसमें ये उसका कैसे इसका लिड है। तो पहले से कुछ वेपर्स यहाँ पर जमा हो चुके हैं। अब क्या था कि जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर वेपराइज हो रहे थे, एक स्टेज आया जिसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे? कंडेंस हो रहे थे। इसका हमने नाम दिया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पर ई क्यू लिखता हूँ, ई क्यू यू आई। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ था। फिर जो यहाँ पर वेपर्स हमें नजर आए थे, उन वेपर्स की वजह से एक प्रेशर डेवलप हुआ था। उस प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। ये हमने कल पढ़ा था कि वेपर प्रेशर आम हालत में आप किसी वेपर्स के प्रेशर को नहीं कह सकते हैं। उसके लिए एक शर्त है कि जब ये रफ्तार बराबर हो जाए, कंडेंसेशन और एवापोरेशन जो है वो इक्वल हो जाए। अच्छा, मैं उसको वेपोराइजेशन बोलता हूँ, एवापोरेशन सॉरी बोलता था। तो दो रफ्तार थे, एक था एवापोरेशन, एवापोरेशन, और दूसरा क्या था? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। जब ये दोनों रफ्तार इक्वल हो जाते थे उस वक्त का जो प्रेशर था उसका नाम था वेपर प्रेशर। तो ये मैंने दोबारा रिपीट इसलिए किया क्योंकि अब मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की तरफ ले जाना चाहूंगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाने से पहले यहाँ पर मैंने
ये भी आपको पिछली वीडियो में कहा था कि एवापोरेशन जो है वो किन किन फैक्टर से मुतासर होता है। अगर आप सरफेस एरिया को ज्यादा करोगे तो उससे एवापोरेशन बढ़ जाएगा। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ज्यादा करोगे तो उससे एवापोरेशन कम हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, एवापोरेशन कम हो जाएगा। और टेम्परेचर हमने कहा था कि अगर टेम्परेचर को ज्यादा किया जाए तो उससे एवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा। ये हमने वो फैक्टर्स पढ़ लिए थे। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो एवापोरेशन कम हो सकता है। तो बाकी ये आप खुद बना सकते हैं। अब वेपर प्रेशर को हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी चीजें जो है वेपर प्रेशर पर असर करते हैं, ज्यादा या कम करते हैं। तो पहला, अमाउंट ऑफ लिक्विड का कोई असर नहीं है, इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता वेपर प्रेशर का। वॉल्यूम द कंटेनर का कोई इफेक्ट नहीं है। सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं है। वेपर प्रेशर को जो इफेक्ट करता है वो दो चीजें हैं, एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक है टेम्परेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर आप ज्यादा करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने यहाँ पर एवापोरेशन में देखा था। एवापोरेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ताल्लुक आपने देखा कि जैसे ही यहाँ पर आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ज्यादा किया था तो उससे एवापोरेशन कम हुआ था, इनवर्स रिलेशन था। इसी तरह वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दरमियान भी इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर भी इसी तरह से है, अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करोगे तो उससे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। सो जैसे वहां पर भी आपने क्या किया था, आपने जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो एवापोरेशन वहां से इंक्रीज हुआ था। तो ये था वहां। ठीक है, ये बातें कल डिस्कस हुई है। अब मैं आपको लाना चाहता हूं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। यहाँ पर अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। चले, आइडिया आपके जहन में बिल्कुल अब फ्रेश हो चुका है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। कोई कंटेनर है, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है, और यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ वेपर्स भी हैं। और आप यूं भी समझ लीजिए कि इस वक्त इनका एवापोरेशन का रफ्तार, यानी जिस रफ्तार से एवापोरेट हो रहे हैं उस रफ्तार से कंडेंसेशन हो रही है। ये बातें आपको ऑलरेडी बता चुके। आप जरा देखते जाइए, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट जरा देखते जाइए। यहां पर है हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, और हमें ये मालूम है कि इसके अंदर इस पूरे मॉलिक्यूल्स की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और इसका अपना एक खास टेम्परेचर भी है। एक खास टेम्परेचर भी है पूरे सिस्टम का जो आपके सामने है। फर्ज करते हैं शुरू में, अभी तक इसका कंडेंसेशन एवापोरेशन इक्वल नहीं हुआ, बिल्कुल हम स्टार्ट से ले लेते हैं। फर्ज करते हैं स्टार्ट में टेम्परेचर जो है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सपोज करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर हम उसको देते हैं, हीट देना शुरू कर लेते हैं। हीट, जब आप हीट देते हैं तो होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल आपको इस कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। जब आप हीट दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और हीट दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सपोज हीट देने से जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वहां पर साथ साथ उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, और इसी दौरान मॉलिक्यूल्स जो है एवापोरेट भी हो रहे हैं, वेपोराइज भी हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स वापस क्या हो रहा है, कंडेंस भी हो रहे हैं। यहाँ पर एक टाइम आएगा कि इन दोनों का रफ्तार बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डेवलप हो चुका होगा। अब ये जो वेपर प्रेशर है इसको हम हीट के साथ जरा देखते जाएंगे। आप हीट का सिलसिला जारी करते हैं, हीट का सिलसिला क्या करते हैं, जारी कर देते हैं। सो अब हीट, मुसलसल आप हीट दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मजीद बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ पर निशान बढ़ता जाऊँ, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेपर प्रेशर, वहां पर जो वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, सपोज ये वेपर प्रेशर पहले था
70 टॉर था शुरू में। चूंकि आप मुसलसल हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से ये प्रेशर बढ़ रहा है, ये 300 टॉर हो गया, 300 टॉर हो गया। अब आप फिर भी हीट दे रहे हैं, और हीट आप दे रहे हैं, और हीट देने से काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ रहा है। टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पानी को आप गर्म करें तो पानी तो गर्म हो रही है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो तो बिल्कुल कॉमन है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, साथ में वहां पर वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। हमने वेपर प्रेशर बढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ते हुए वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि चलो ये गया 700 टॉर पे पहुंच गया। अब हीट देते देते एक स्टेज आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर, आमतौर पर सी लेवल पर, वैसे तो आप बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे अलग है, लेकिन सी लेवल पर जो है ये 760 टॉर है, ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर। और आपके कंटेनर में जब तजर्बा आप कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 ये भी हो जाता है 707 टॉर। एक स्टेज आ गया कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। तो यहां पर मैं इसको अब 700 से 760 टॉर कर देता हूं। अब जो टेम्परेचर होगा इस स्टेज पर, जो टेम्परेचर सपोज करते हैं ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वो तो 760 था, इसका प्रेशर भी 760 हो गया। इस टेम्परेचर को, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, दिस विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ही वजह है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अब अगर आप कोई दूसरा लिक्विड ले लेते हैं, उस दूसरे लिक्विड में हमने देखा कि वो जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका एक्सटर्नल प्रेशर, उसका जो अपना वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसके लिए फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड का वेपर प्रेशर मुख्तलिफ टेम्परेचर पर 760 टच करता है। 760 का प्रेशर एक फिक्स प्रेशर है, और मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड 760 टॉर तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ टेम्परेचर जो है वो ले आते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर आपको पानी का एग्जाम्पल दिया था, इसी तरह बाकी लिक्विड को भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ लिक्विड्स का अपना एक अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ तो हो गया चीज बहुत ही क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट हमें समझ आ गया कि ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, 760 टॉर को लाना था, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना था। अब मैं यहां से आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि जब आप उस पानी को गर्म करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? एट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर चलो सपोज करते मैं कहता हूँ कि ये ये तो लिक्विड के मालिक्यूल्स बड़े शोक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी इनके पास आ चुकी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बिल्कुल मैक्सिमम हो गई है, मैक्सिमम। और इसका वेपर प्रेशर जो है, इसका वेपर प्रेशर ये बराबर हो चुका है 760 टॉर्क इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पर ये मैंने बताना है कि ये बबल्स क्यों पैदा होते हैं इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जो आपको
बबल्स नजर आते हैं ना। तो असल में उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पर जो इंटरनल इंटरनल क्योंकि अंदर भी गैस बन रहा है अब, वेपर्स लिक्विड के अंदर भी वेपर्स बन रहे हैं अब, अपने टेम्परेचर को इतना ज्यादा कर रहा है कि आखिरकार यहाँ पर लिक्विड के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बबल, बबल क्या है? वो भाई वो गैस है। वैसे तो इधर लिक्विड है लेकिन ये गैस होगी, इधर ही गैस बन गया, लेकिन ये बबल की शक्ल में है। इस गैस का अपना प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर। गैस का जो बबल बन रहा है, ये इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है। ज्यादा, ये निशान किस चीज का है? ये ज्यादा होने का है। ये ज्यादा होता है जो लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर है, यानी वहां पर आप कह सकते हैं कि उधर जो 760 और है उसका प्रेशर उससे भी ज्यादा है। ये इंटरनल प्रेशर जो गैस का है, ये चूंकि ज्यादा है तो ये बबल इधर स्टे नहीं करेगा, ये ऊपर आना शुरू करेगा। ये यहाँ ऊपर आके यहाँ पर सरफेस पर आकर ये जो बबल है ये बर्स्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बर्स्ट, फट जाएगा ये। वो जो बबल पानी के अंदर बना था, ऊपर आते आते क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्योंकि इसका इंटरनल प्रेशर ज्यादा था एक्सटर्नल प्रेशर से, तो एक तो ये ऊपर आ रहा है और ये बर्स्ट हो रहा है। इसी तरह जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते जाएंगे ये बर्स्ट हो रहा है या ऊपर आकर बर्स्ट, या बॉइलिंग, आपका पानी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, ये सिलसिला चलता रहता है। बबल्स बनते जाते हैं, ऊपर आके फटते जाते हैं। ये हो गया सिलसिला। अब आपको मैंने मजे की बात और जो बतानी है, जब आप सिस्टम को हीट दे रहे थे, जब आप सिस्टम को हीट दे रहे थे, स्टार्टिंग में आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया था, फिर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गए टेम्परेचर उसका, फिर आप 80 डिग्री पर आ गए, फिर आप 100 पर आ गए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये बॉयल होना शुरू हुआ, फिर आपने हीट का सिलसिला तो जारी रखा, लेकिन टेम्परेचर वही 100 है। ये हैरान कुन बात है। ये सबसे कॉन्सेप्चुअल बात है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हालात चेंज हो गए। अब आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर अपनी जगह पे खड़ा है, जा ही है 100 डिग्री। 100 आप हीट दे रहे हो, 100 चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर मजीद चेंज नहीं हो रहा। इसकी रीजन क्या है? मैंने यहां पर पॉइंट ये लिखा हुआ है, एट बॉइलिंग पॉइंट एनी फर्दर इंक्रीज इन हीट। आप मजीद हीट दे रहे हो, द टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज। टेम्परेचर मजीद इंक्रीज, उसकी वजह क्या है? ये जो हीट आप दे रहे हो ये इस्तेमाल हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, अब वो जो आप हीट दे रहे हैं, जिन्होंने टेम्परेचर को ज्यादा करना था, अब वो टेम्परेचर से ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में वो हीट खर्च हो रहा है। अब जो आप हीट दे रहे हैं वो मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में खर्च हो रहा है, उसे बबल बन रहे हैं और बबल ऊपर आ रहे हैं। तो अब आपकी जो हीट है वो इस्तेमाल हो रही है, बजाय वो कि सिस्टम के अंदर स्टोर होकर के टेम्परेचर को बढ़ाए, वो इस्तेमाल हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में खर्च हो रही है। तो जैसे जैसे आप बॉइलिंग मजीद देते जाओगे, टेम्परेचर मजीद बढ़ता नहीं है और बबल्स बनते जाएंगे। सो ये था रीजन कि टेम्परेचर मजीद बढ़ता नहीं है। अब मजीद की बात, इसे आगे भी और स्पेशल पार्ट बताऊंगा। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी टॉपिक के अंदर आपको बताएंगे वो हीट, यानी यहाँ पर जो आप हीट दे रहे हैं वो हीट जो वेपोराइज करते हैं किसको? 1 मोल ऑफ लिक्विड। लिक्विड का 1 मोल को वेपोराइज करने के लिए जितना हीट आप देते हो, कब? बॉइलिंग पॉइंट पर। आम हालत में नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पर 1 मोल को वेपोराइज करने के लिए जो हीट है उसका नाम है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और पानी का मोलर हीट कितना है? 40 किलो जूल पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट पर
1 मोल पानी वेपोराइज हो जाएगा अगर आप उसको 40.6 किलो जूल पर मोल का हीट दे देते हो। ये तो था मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जरा और स्पेशल बात सुन लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसको पता चल गया कि ये वाला जो लिक्विड है ये कब बॉयल करना शुरू करेगा? जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है किसके? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये एक कंसेप्ट उसके दिमाग में आ चुका है। अब हम एक गेम चला लेते हैं कि यार ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पर एक और शख्स ये मशवरा दे दे कि यार मैं काम करना चाहता हूं, मैं इस एक्सटर्नल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्यादा करना चाहता हूं, मतलब 760 के बजाय मैं उसको 1000 टॉर करना चाहता हूं। सवाल है भाई, होता क्या है? अगर आपने एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर को 760 से 1000 लेके गया, उसको बढ़ा दिया, फिर आपका लिक्विड 760 पे बॉयल नहीं होगा। फिर आपका लिक्विड तब बॉयल होगा जब उसका वेपर प्रेशर 700 1000 टार पे पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास एक गुंजाइश आ गया कि आप टेम्परेचर को 100 से ज्यादा कर सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर को ज्यादा करोगे तो लिक्विड बेचारे को अब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए अपना टेम्परेचर को बिल्ट अप करना पड़ेगा। तो फिर आप थोड़ा ज्यादा हीट दोगे। हीट तो वैसे आप पहले भी दे रहे थे। अब जब आप हीट दे रहे हो, ज्यादा हीट में नहीं कहूंगा, अब जब आप हीट दे रहे हो, ये वाला हीट आपके पानी के अंदर अब टेम्परेचर को स्टोर करना, यानी 100 से उसको लेके जाएगा, 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरह करते करते आपका लिक्विड दोबारा बॉयल कब शुरू करेगा? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर 1000 टॉर पे पहुंच जाएगा, और इस वक्त आपका लिक्विड जो है वो सपोज करते हैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया होगा। 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही जिसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, अब फिर से आप हीट देना शुरू करोगे 130 से, फिर हीट टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, बस फिर इधर रहेगा। बाब आपकी मर्जी है, आप चाहते हो कि नहीं मैंने टेम्परेचर को 130 पे बढ़ाना है, तो पर आप एक्सटर्नल प्रेशर को और बढ़ाओ और बढ़ाओ। ये बात है। अच्छा, अब हम एक और काम भी कर सकते हैं। अगर एक लिक्विड है मेरे पास, मुझे पता है कि ये बॉयल होना है 760 टॉर पे, इसलिए बॉयल होना है। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे 760 टॉर वेपर प्रेशर जो है वो मैं 500 टॉर पे लाना चाहता हूँ, 500 टॉर पे। अब आपका लिक्विड कब बॉयल होना शुरू करेगा? जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर किसकी इक्वल हो जाए? 500 टॉर की इक्वल हो जाए। तो अब आप जो हीट दोगे वो कम हीट रिक्वायर होगा, यानी टेम्परेचर जो है वो 100 से कम होगा। सपोज कर दीजिए ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब आपका वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू करे। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग चेंज कर सकते हो, बशर्ते कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करो। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर आपने कहा कि यार मैं टेम्परेचर को कम करना चाहता हूँ, मैं पानी को कम टेम्परेचर पर बॉइल करना चाहता हूँ, फिर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करो। इस चीज से हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया इंडस्ट्री लेवल पर। क्या आपने कभी देखा है कि मरी के पहाड़ पर जो लोग चढ़ते हैं, मरी के पहाड़ पर, यहाँ पर मरी, इस्लामाबाद में हमने देखा होगा ना मरी। जब कोई बंदा यहाँ पर पानी को बॉयल करना चाहेगा, डू यू नो कि उधर पानी फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होता, क्योंकि मरी के पहाड़ के ऊपर जो है वहां पर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम वो नहीं होता जो अपने 760 का था। 760 से
कम होगा या ज्यादा होगा, बट 760 नहीं होता। अब देखो ये कम है या ज्यादा है, मैंने आपके लिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हूँ। ये देखो यहाँ पर, वाटर बॉइल्स एट 98। मरी के पहाड़ पर पानी 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। वजह क्या है? मरी के पहाड़ पर 760 टॉर का प्रेशर नहीं है, उधर आप ऊपर जाओगे उधर प्रेशर कम है। तो इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है, K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर 323 है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इस पहाड़ पर अगर आप ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 323 टॉर है, बहुत बहुत कम है। अगर आप यहाँ चाय बनाओगे तो आपको चाय, आपके पानी को बॉयल करने के लिए आपको बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये कितना है? 69 डिग्री सेंटीग्रेड, 69 डिग्री। तो आप अब हैरान हो जाओगे यार, ये तो पानी जल्दी बॉयल हुआ कम टेम्परेचर पर, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, 323 हमारा है। अच्छा, ये रीजन है। अब हम आगे जाकर क्या करते हैं? आप गोश्त पकाना चाहते हैं, ये एक देगची है, बर्तन है, इधर आपने गोश्त रख दिया है, मीट, और आपने इसको हीट देना शुरू कर दिया। इधर आप हैरान हैं, परेशान हैं, पसीना आ रहा है, टाइम दे रहे हो, गोश्त सख्त है, गोश्त पक नहीं रहा। भाई आपको पता है कि ये गोश्त क्यों पक नहीं रहा? क्योंकि आपने इस गोश्त के अंदर जो पानी डाला हुआ है वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है। आप सुबह से शाम तक इसको हीट देते जाओ, गोश्त पिघलेगा नहीं, क्योंकि गोश्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता नहीं है। आपको चाहिए कि आप गोश्त को टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस देगची का जो ढक्कन है उसको बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, वो बढ़ जाए, 760 टॉर से ये बढ़ जाए, 1000 पे पहुंच जाए। तो इसका नाम है प्रेशर कुकर। इसका नाम है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इधर 760 नहीं होता, इधर आप 760 से अबाव करते हो, 1000 करते हो, 1200 कर देते हो। अब जब आप इसको हीट देना शुरू करोगे तो इसमें गोश्त इसलिए पिघल जाता है क्योंकि अब पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाता है। सो ये था प्रेशर कुकर किस चीज के ऊपर काम करता है। ये उसी प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है जो मैंने आपको अभी बता दिया था, बॉइलिंग पॉइंट के असूल पर काम करता है, ऊपर प्रेशर के असूल पर काम करता है। इसी तरह ये तो एक हो गया। इसी तरह हम कभी कभी ये कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास है एक ग्लिसरीन। यस, ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन जो है, यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, वो कहता है बस मैं इसको हीट करना चाहता हूँ, प्यूरिफाई करना चाहता हूँ उसको। ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप ग्लिसरीन को गर्म करोगे 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक, होता क्या है कि ग्लिसरीन टूट जाएगा, वही 290 डिग्री सेंटीग्रेड डिकम्पोज हो जाएगा। ग्लिसरीन का टेम्परेचर 290 डिग्री सेंटीग्रेड डिकम्पोज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं इसको गर्म कर दूं, इस तरह से गर्म कर दूं कि ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड इसको ना मिले। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर को आप कम कर दो, यानी यहां से एक पाइप डाल के, यहां से एक पाइप डाल के इसका प्रेशर बाहर निकाल दो। सक्शन पंप में सक्शन, सक्शन, सक्शन
वो क्या करेगा, यहाँ से जो वेपर्स है ना, वेपर्स, ये वेपर्स इधर लाएंगे। तो वेपर आपने बाहर की तरफ लेके गए, तो यहाँ पर जो प्रेशर है, लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर डेवलप होगा, वो प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। आपने प्रेशर कम कर दिया, अब आपको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू करेंगे और आपका ग्लिसरीन क्लियर हो जाएगा। ग्लिसरीन बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, ग्लिसरीन अब टूटेगा नहीं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू आप किसी चीज को इस तरह से बॉयल करोगे कि वो डिकम्पोज नहीं होगा। बॉइलिंग हो जाएगी, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा। सो वैक्यूम डिस्टिलेशन किस रूल पर काम करते हैं, लो एक्सटर्नल प्रेशर पर काम करके कम बॉइलिंग पॉइंट पर चीजों को बॉयल कर लेते हैं। जबकि प्रेशर कुकर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा के चीजों का बॉइलिंग पॉइंट मजीद बढ़ा देते हैं। तो इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ले लेता है, जब भी उसको लगे कि अब मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, तो इस तरह से हो जाता है। सो दैट वाज वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ टुडे। बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से आपने सब कुछ पढ़ा कि चीजें कब बॉयल हो जाती है, बुलबुले क्यों पैदा होते हैं, वो फटते क्यों हैं, और इसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, इसी तरह प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त क्यों पक जाता है, आमतौर पर क्यों नहीं पकता, या वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आज आपने देख ली, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।